जोहार सुंगी साथी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पंच परगनिया के प्रीवियस एग्जाम के प्रश्नों को देखने वाले हैं। न केवल हम लोग प्रश्नों को देखेंगे बल्कि ये भी जानेंगे किस चैप्टर से और किस किताब से प्रश्न बने थे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए आपको किस चैप्टर से और किस किताब से तैयारी करनी है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। पंच परगनिया से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मैंने नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, आदर्श पंच परगनिया व्याकरण के अनुजाय वर्ण केर संख्या कोईटा है। ऑप्शंस देख लीजिए, 52टा, 50टा, 42टा या फिर 40टा। तो दोस्तों, आदर्श पंच परगनिया व्याकरण यहाँ पे नाम दे दिया गया है और इसके अनुसार आपको पूछा गया है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 42टा। आदर्श पंच परगनिया व्याकरण के अनुसार वर्णों की जो कुल संख्या होती है वो 42 होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोग के द्वारा भी यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन उठाया गया है दूसरा पार्ट से और यहाँ पे स्पष्ट तौर पर आप सभी देख पा रहे होंगे, वास्तविक पंच परगनिया माने कुल 42टा वर्ण है। टोटल 42 यहाँ पे वर्ण है, जिसमें स्वर की जो संख्या है वो 10 है और व्यंजनों की संख्या यहाँ पे 32 है। हिंदी में कुछ कुछ वर्णों का उपयोग किया जाता है, लेकिन पंच परगनिया में ये जो वर्ण दिए गए हैं इनका उपयोग नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कुल 42 वर्ण होते हैं। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वर की संख्या भी पूछी जा सकती है, 10 होती है और यहाँ पे व्यंजनों की संख्या 32 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हेटरलिकोल शब्द माने कौनटा द्रवाचक संज्ञा है के, मौन, मेला, मोर्ची या फिर माकड़ी। यहाँ पे आपको बताना है द्रवाचक संज्ञा कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोर्ची। मोर्ची जो है द्रवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोग के द्वारा देखिए यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है, मकड़ी नहीं होता है। मकड़ी द्रवाचक संज्ञा नहीं होता है। द्रवाचक संज्ञा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर्ची। ठीक है, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोर्ची। देखिए दोस्तों, संज्ञा के भेद में द्रवाचक संज्ञा जे संज्ञा टाले कोनो वस्तु चाहे चीज केर पता चलेला सेटा के द्रवाचक संज्ञा कोल जाएला। और इसी के एग्जाम्पल में देखिए आपको मिल जाएगा मोर्ची। ठीक है, द्रवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मोर्ची। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर्ची। मोर्ची क्या है? द्रवाचक संज्ञा है। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पेड क्लास में मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा चुका है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और जिन्होंने भी ग्रेजुएशन लेवल का पेड क्लास लिया था वो सभी स्टूडेंट सभी करेक्ट करके आए हैं। ठीक है, हालांकि जो सिलेबस था वो इंटरमीडिएट लेवल का था, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसीलिए अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। पंच परगनिया के सभी परीक्षाओं के लिए पेड क्लास चलता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हेटरलिकोल शब्द महान कौनटा जातिवाचक संज्ञा है के। कौन सा जातिवाचक संज्ञा है ये आपको बताना है। चीन, चीनी, चिमटी या फिर चिमनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिमटी। चिमटी जो है जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके उदाहरण से लिए गए हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आप देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आप देखेंगे यहाँ पर देखिए चिमटी। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से देखना है, यहीं से प्रश्न बनता है। तो चिमटी एग्जाम्पल से लिया गया है। चिमटी जो है जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टा कौन सर्वनाम के उदाहरण है के। टा जो है कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो टा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, सर्वनाम चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसी में देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसका एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कोंटा, काटा, के इत्यादि, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का आपका
उदाहरण है जे सर्वनाम टाले कोनो किस्म के सवाल अर्थात प्रश्न के बोध होला सेटा के प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जाएला। यहाँ पे देखिए कौनटा काटा है, तो यहाँ पे ये जो टा शब्द है ये दिया गया है, तो टा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जेटा सेटा कौन सर्वनाम के उदाहरण है के? ऑप्शंस देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द है जेटा सेटा ये आपके उदाहरण हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी, या फिर ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए उसी चैप्टर में संबंधवाचक सर्वनाम को देखेंगे आप नीचे। जे सर्वनाम गिलाले कोनो वस्तु व्यक्ति चाहे जायगा के संबंध चाहे करेला से गिला के संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। यहाँ पे देखिए जे जेटा सेटा, जे गिला से गिला, जोनटा तोनटा, ये सभी क्या है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो यही हमारा क्वेश्चन बना था, जेटा सेटा कौन सर्वनाम है के? तो संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हेटे दल मध्य एक वचन चुना, कौन सा एक वचन है ये आपको बताना है। ऑप्शन से देखिए लोटाटा, ऑप्शन बी है इमोन, ऑप्शन सी है ठेंगा, ऑप्शन डी है ARC दुयो। तो यहाँ पर देखिए एक वचन आपका हो जाएगा लोटाटा, ऑप्शन ए, और ठेंगा, ये दोनों ही एक वचन हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ARC दुयो। देखिए दोस्तों वचन चैप्टर में आप देखेंगे कि वचन के दुईटा भेद होला, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन अर्थात कि किसी एकटा जायगा, जीव जंतु या फिर भाव इत्यादि के बोध होला सेटा के एक वचन कहल जाएला, और बहुवचन मतलब एक लेख बेसी के भाव के बोध होला सेटा के हम लोग बहुवचन कहते हैं। ठीक है, यहीं पे देखिए दोस्तों एक वचन का जो उदाहरण दिया गया है उसमें लोटाटा ये उदाहरण है आपका, और ठेंगा ये दोनों ही उदाहरण है, और इसी उदाहरण से आपके क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो एक वचन के सारे उदाहरण आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुकुरटा, लोटाटा, एक जौन, ई ऊ, एकटा, गोरु, काट, किताब, मेजूर, माँ, थोइला, ठेंगा, भूख, कमाए, प्यास, लंबाई, ये सभी क्या है एक वचन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था हेटे लिखोल मोहिते बहुवचन चुना, कौन सा बहुवचन है ये आपको पूछा गया था। ऑप्शंस देख लीजिए, ई, इमोन, काट या फिर प्यास। तो बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इमोन। इमोन आपका यहाँ पे बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा। देखिए उसी चैप्टर में बहुवचन का उदाहरण दिया गया है, जे शब्द गिराले कोनो जीव जंतु, लोग जौन, नदी पहाड़ इत्यादि के एक लेख बेसी होए पता चलेला सेटा के बहुवचन कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कुकुर गिला, सोप गिला, छुआ गिला, पाँच जौन, इमोन। देखिए यहाँ पे इमोन दिया गया है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बना था। इमोन, उमोन, गोरु गिला, सोप, किताब, उगला, इगला, ये सभी बहुवचन के उदाहरण है। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, केको डाके खातिर जे भावटा व्यक्त करल जाएला सेटा के डेस कारक कहल जाएला, संबोधन, अधिकरण, संबंध या फिर संप्रदान। तो किसी को डाकने के लिए, किसी को बुलाने के लिए जिस कारक का उपयोग किया जाता है उस कारक को हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारक चैप्टर में देखिए दोस्तों हम लोग जाने थे कि कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें डायरेक्टली संबोधन कारक का जो डेफिनेशन दिया गया है उसी डेफिनेशन से क्वेश्चन बना था। केको डाके खातिर जे भावटा व्यक्त करल जाएला सेटा के संबोधन कारक कहल जाएला। ठीक है, जैसे कि हे भगवान, ए लो, मतलब किसी को बुलाने के लिए जिस भाव का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसका जो परिभाषा है उसी से क्वेश्चन बना था। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ कोनो चीज़ के अलग होए पता चलेला सेटा के का कारक कहल जाएला। जहाँ पे किसी चीज़ का अलग होने का पता चलता है उसको क्या कारक कहा जाता है, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपादान कारक। जहाँ पर किसी चीज़ के अलग होने का पता चलता है उसको हम लोग अपादान कारक कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, इसको भी डायरेक्टली जो परिभाषा है उसी से लिया गया है। आपादान कारक का परिभाषा में हम देखेंगे, जहाँ कोनो चीज़ केर अलग होए पता चलेला सेटा के आपादान कारक कहल जाएला। ठीक है, जैसे कि रामानंद बुंडू लेक आलोक, अर्थात कि बुंडू से अलग होकर के वो आया, तो कहाँ लेक आलोक? बुंडू लेक आलोक। तो किसी चीज़ का अलग होने का पता चल रहा है उसको हम लोग आपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बना था, जहाँ कोनो चीज़ केर अलग होए पता चलेला सेटा के का करो कहल जाएला, तो आपादान कारक कहल जाएला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यह कौन सर्वनाम, माफ कीजिएगा, कौन विशेषण के उदाहरण है के? यह कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, या फिर ऑप्शन सी है देखिए परिमाणवाचक विशेषण, या फिर लास्ट ऑप्शन है सर्वनामिक विशेषण। तो जो शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद होते हैं विशेषण के। जहाँ पे देखिए सर्वनामिक विशेषण में आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जे सर्वनाम गिला कोनो संज्ञा के विशेषता बताएला उगला के सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। ठीक है, मतलब वैसे सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा की विशेषताएं बताते हैं उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी के उदाहरण में देखिए ई, उ, से, एहे, आहे, ये सब क्या है? ये सर्वनामिक विशेषण है। तो यही क्वेश्चन बना था, एहे कौन विशेषण है के? तो सर्वनामिक विशेषण है के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बासी भात कौन विशेषण के उदाहरण है के? बासी भात कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, बासी भात किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। देखिए आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गुणवाचक विशेषण में जे विशेषण टालेक संज्ञा चाहे सर्वनाम केर गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, परिस्थिति इत्यादि केर पता चलेला से विशेषण टाके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। ठीक है, अर्थात कि जिस विशेषण से गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, परिस्थिति इन सब का पता चलता है उसका हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, बेस चूल्हा, बासी भात। ये देखिए बासी भात से यहाँ पे क्वेश्चन बना था। अन्य जितने भी एग्जाम्पल है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। छोटो, बड़ो, बूढ़ा, आंदरिया, भिंजोल, फुटोल, जोतोल, फाटोल, फुचकोल, लाल, ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, आदर्श पंचपर्गणिया व्याकरण के अनुसार भूतकाल के कोयटा भेद होला। आदर्श पंचपर्गणिया व्याकरण के अनुसार आपको बताना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आदर्श पंचपर्गणिया व्याकरण के अनुसार भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। देखिए दोस्तों, काल चैप्टर में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6टा भेद होला। कौन कौन सा? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। ये 6 भेद होते हैं भूतकाल के। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर हम लोग वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं वर्तमान काल के, और भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ये 3 भेद होते हैं वर्तमान काल के। और भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सामान्य भविष्यत काल, तात्कालिक भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। ये 3 भेद होते हैं भविष्यत काल के। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भूतकाल केर कोनटा भेद ना लागे। भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी है संदिग्ध भूतकाल या फिर ऑप्शन डी है असामान्य भूतकाल। तो अभी हम लोगों ने देखा अपूर्ण भूतकाल, ये भी भूतकाल का भेद होता है। उसके बाद आसन्न भूतकाल, ये भी भूतकाल का एक प्रकार है। संदिग्ध भूतकाल, ये भी भूतकाल का प्रकार है। लेकिन असामान्य भूतकाल ये भूतकाल का प्रकार नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 या फिर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया के कोयटा भेद होला। क्रिया के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। 2टा, 3टा, 4टा या फिर 5टा। वैसे तो क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए हैं। दोस्तों आपको याद रखना है क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
देखिए बुक में स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से देखिए दुईटा भेद होइला। क्रिया का मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कौन कौन से? आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, आकर्मक क्रिया अर्थात कि जे क्रियाटालेक माफ कीजिएगा जे क्रियाटाकेर फल सिर्फ कर्ता के ऊपर ही पड़ेला सेटाके आकर्मक क्रिया कहल जाएला। अर्थात कि जिस क्रिया का जो फल है वो केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसको हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्म पर फल नहीं पड़ेगा बल्कि कर्ता पर फल पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए तोय निदातिहिस अर्थात कि तुम सो रहे हो, तो ये जो सोने का फल है वो किस पे पड़ रहा है? तो कर्ता पे पड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जबकि सकर्मक क्रिया अर्थात कि फल जो है कर्म पर पड़ता है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्म रहेगा, जैसे कि रास बिहारी बौन बिहारी के पिटलॉक। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कर्म है, दूसरा कर्म है, तो कर्म के ऊपर फल पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पोर्छोन के विपरीतार्थक शब्द है के। पोर्छोन का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, जायक, पठायक, विदाय या फिर भेजक। ठीक है, तो पोर्छोन अर्थात होता है स्वागत करना। पोर्छोन का अर्थ होता है स्वागत करना। ठीक है, तो स्वागत का विपरीत हो जाएगा विदाई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्छोन का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया था, तो ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्छोन के विपरीतार्थक शब्द है के विदाई। देखिए विपरीतार्थक शब्द का जो चैप्टर है ये सारे विपरीतार्थक शब्द मैंने करवा चुका है। साथ में पेड क्लास में मैंने कुछ अन्य विपरीतार्थक शब्द दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहा था कि पंचपर्गणिया से संबंधित जो भी परीक्षाएं होंगे उससे अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उन सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे देखिए दोस्तों पोर्छोन का विपरीतार्थक शब्द दिया गया है, नीचे थोड़ा सा आ जाइएगा तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे पोर्छोन के विपरीतार्थक शब्द है कि विदाई। ठीक है, पोर्छोन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विदाई। कुछ इंपॉर्टेंट विपरीतार्थक शब्द है जो कि बार बार पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए खबर, निमंत्रण, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ढीका, पानिया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ढीका का पानिया होता है, ये भी पूछा गया है। धौन पातौर पूछा जाता है। उसके बाद आपका ओदा टाटाल, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, सोमठाल का चित्राल देख लीजिएगा। ओसार का साकोट। ठीक है, उसके बाद ताता का बासी, आपूस का पोर, मुनू का उड़ाल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुनू का उड़ाल ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए धोरोल का फुचकोल, आंधार का इंजोत। ठीक है, ढांगा का खाटो, देदे का बाबा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। गुरुआ का चेंका या फिर नूनछिया। उसके बाद गाढ़ा का टिकरा, पोर्छोन का विदाई, ये तो पूछा गया था। ठीक है, तो ये सबको देख लीजिएगा। सेके का झोर, आगराल का लालाल, गुपुत का सोदौर, चूंठा का मुनू, उसके बाद मांझ का धार, नाना नानी। तो ये सभी विपरीतार्थक शब्द हैं, ये सबको आपको देख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मूसा केर उनार्थक शब्द का होय। मूसा का उनार्थक शब्द पूछा गया है, चूटिया, छुचुआ, घूस या फिर यहाँ पे देखिए मूसोक। तो मूसा का उनार्थक शब्द हो जाएगा चूटिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूसा का उनार्थक शब्द हो जाएगा चूटिया। पंचपर्गणिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक प्रकार से उसका बिगड़ा हुआ रूप या फिर उसका छोटा रूप हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग उनार्थक शब्द कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेटे देल मध्य कोनटा उभयलिंग है के। कौन सा उभयलिंग है ये आपको बताना है। डोरा, पाखना, कांथा या फिर नेवथयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नेवथयर। कौन सा यहाँ पे आपका उभयलिंग पूछा गया था? तो उभयलिंग अर्थात कि जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही रूप में इसको उपयोग करते हैं उसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेवथयर। ठीक है, और ये चीज़ मैंने कहा था कि नेवथयर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बता चुका था। देखिए दोस्तों, पंचपर्गणिया में लिंग जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग अर्थात कि जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे उनकी माँ, मौसी, मामी, बहिन, आजी, मितिन। ठीक है, बहू, बेटी, नातिन, पुतो, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, जिसमें बाप, मौसा, मामा, दादा, भाई, आजा, मिता, बेटा, नाती, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद उभयलिंग अर्थात कि
पुरुष और स्त्री दोनों ही प्रकार से इसका उपयोग होता है, उसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं, जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे गोतिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छुआ, कुटुम्ब, मितान, ठीक है, पड़ोसी, नागरिक, नेवथयर, देखिए यही आपका पूछा गया था नेवथयर। उसके बाद पोका, मकड़ा, चिमटी, जोंगटी, चोरोय, माछ, सांप, ये सभी क्या है उभयलिंग है। तो उभयलिंग के जितने भी एग्जाम्पल है अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग अर्थात कि मृत जो भी चीज़ें होते हैं उनको नपुंसकलिंग कहा जाता है, जैसे कि पाखना, धुरा, गाछ, हवा, पानी, तेल, कोलम, टोंकी, ठीक है, टुपला। हालांकि गाछ जो है ये आपका सजीव होता है, लेकिन आपको यहाँ पे निर्जीव मानना पड़ेगा और इसीलिए इसको हम लोग नपुंसकलिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाल्टी, किताब, पेंसिल, लुगा, कांथा, ये सभी क्या है नपुंसकलिंग है। तो जितने भी एग्जाम्पल है अच्छी तरीके से आपको देख लेना है, आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भिड़ाई कौन लिंग है कि भिड़ाई कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर नपुंसकलिंग। तो अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि भिड़ाई जो है वो कौन सा लिंग है, नपुंसकलिंग है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नपुंसकलिंग, ठीक है। भिड़ाई कौन सा लिंग है, नपुंसकलिंग है। देखिए यहाँ पे तुरंत अभी हम लोगों ने देखा नपुंसकलिंग, जिसमें ना तो पुरुष ना तो स्त्री का बोध होता है, ना तो उभयलिंग का बोध होता है, वे सभी नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपके जो भावनाएं हैं जैसे कि लड़ाई भिड़ाई, ये सभी नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है। और जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, वो सभी यहाँ पे देखिए नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए लड़ाई भिड़ाई, यहाँ पे भिड़ाई से पूछा गया था क्वेश्चन, तो भिड़ाई कौन सा लिंग है, तो ये नपुंसकलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है माजिला के स्त्रीलिंग का होय। माजिला का स्त्रीलिंग क्या होगा ये आपको पूछा गया है, बोड़की, माजली, सांझली या फिर छोटकी। तो माजिला का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका माजली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, माजिला का स्त्रीलिंग आपका माजली होता है। लिंग जो चैप्टर है उसी में आप देखिएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का जो तरीका है वो सभी दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए तेली का तेलिन होता है, घासी का घासीन होता है, ओहिर का ओहिरीन होता है, मुची का मुचीन, कुमार का कुमारीन और चमार का चमारीन। यहाँ पे देखिए दोस्तों देव का देवी, गोप का गोपी, यादव का यादवी। यहीं पे देखिए माजिला दिया गया है, माजिला का माजली। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन बना था, ठीक है। उसी प्रकार किसी किसी शब्द में आइन जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे कि पांडा का पांडाइन हो गया, महतो का महताइन, गोंजू का गोजवाइन। इस प्रकार आइन जोड़कर भी कुछ कुछ शब्दों में हम लोग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं, देखिए ब्याह होल बेटी छुआ कहते हैं, शब्द घटाई के स्त्रीलिंग बोनाल चला। ब्याह हुआ बेटी छुआ जो होते हैं उनमें शब्द घटा कर की स्त्रीलिंग बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे गलती यहीं पे करते हैं। देखिए पोगड़ा आंवला का पोगड़ा हो जाएगा और हुमटा आंवला का हुमटा हो जाएगा। यहाँ पे पोगड़ा आंवली नहीं हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, याद रखेंगे पोगड़ा आंवला अगर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आंवला शब्द हटा देना है और पोगड़ा केवल आपका यहाँ पे बचेगा। कोड़दा आंवला का कोड़दा हो जाएगा, रेंदा आंवला का रेंदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वाच्य के कौन सा प्रकार ना लगे, वाच्य का कौन सा प्रकार नहीं है, यह पूछा गया है। कर्मवाच्य, करणवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे देखिए कर्मवाच्य होता है, उसके बाद आपका कर्तृवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, लेकिन करणवाच्य आपका वाच्य का भेद नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करणवाच्य, ठीक है। आयोग के द्वारा भी यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। देखिए दोस्तों वाच्य की जो चैप्टर है उसमें आप सभी देख पा रहे होंगे वाच्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, यहाँ पे देखिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार होते हैं वाच्य के, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा वाच्य का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य ये तीनों ही प्रकार है, जबकि करणवाच्य जो है वाच्य का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों लोकगीत से संबंधित है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द मिलते हैं। अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है। जो भी आपके परीक्षाएं हैं उनके लिए पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, साथ में MCQ क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।